हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अब इधर देखो सामने, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं अपन। तो मैंने आपको अलैंगिक जनन पादपों में बता ही दिया, जिसे हम कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, अब लैंगिक जनन की बात होगी। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक भाग होता है, मतलब उनका जनन भाग क्या होता है? पुष्प, है ना। तो लिख लो आप, ऐसे ही पॉइंट डाल के लिखिए। आवर्तबीजी आवर्तबीजी ऐसे, ठीक है। आवर्तबीजी जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म जानते हो ना, वही है ना। आवर्तबीजी पादपों में जनन भाग पुष्प होता है। आकार की दृष्टि से पुष्प, आकार की दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ऐसे लिखना है, प्ररोह, है ना। आकार की दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प में ही सभी लैंगिक प्रक्रियाएं ठीक है। पुष्प में सभी लैंगिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। पुष्प में सभी लैंगिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, आगे लिखो। जिस व्रंत पर, हाँ इसमें लिखो, मतलब पॉइंट डाल के लिखते रहो, ये आपकी इच्छा, पर आपको मतलब पुष्प के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, है ना। जिस व्रंत पर, ठीक है, जिस व्रंत पर पुष्प स्थित होता है, जिस व्रंत पर पुष्प स्थित होता है उसे पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत, ठीक है। मतलब जिस डंडी पर, इधर देखो, ये पुष्प लगा हुआ है, जैसे ये फूल है, और जिस पर लगा हुआ है, इस व्रंत को हम क्या बोलेंगे? पुष्प व्रंत। ठीक है। अब पुष्प व्रंत का ऊपरी हिस्सा जो फूला हुआ रहता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है, उसे पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिखो नेक्स्ट लाइन में। फूल का नीचे का हिस्सा जो फूला हुआ होता है, पुष्पासन। हाँ, जिसमें से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो लिखो, पुष्प व्रंत का ऊपरी हिस्सा जो फूला हुआ होता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है, जो फूला हुआ होता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन लिख लोगे ना?
पुष्पासन कहते हैं। तो ये होगी आपके पुष्प की थोड़ी बेसिक नॉलेज। अब अपन पुष्प के अंदर पढ़ेंगे, पुष्प की लैंगिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प के अंदर कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं? तो पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। गुड़हल का पुष्प सबने देखा है? हो सके तो मिल जाए तो कल गुड़हल का पुष्प लेके आना, ठीक है? उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कोई बात नहीं है, जिसको मिल जाए ले आना, और नहीं मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो इधर देखो सामने पुष्प की संरचना डालो, टॉपिक डालो पुष्प की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डाल लो। ठीक है, इसमें हम पुष्प की संरचना में 4 चक्र पढ़ेंगे। पहला तो होता है दलपुंज, सॉरी बाह्य दलपुंज, पहले चक्र में। दूसरे में आता है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, और चौथा है जायांग। कैलिक्स, हाँ, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पुमंग। इसको नोट कर लो पहले, एक सेकंड रुक जाओ। इन दोनों को बोलेंगे सहायक चक्र, और ये दोनों हैं आवश्यक चक्र। अभी चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि सहायक चक्र और ये आवश्यक चक्र। याद रखना है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र के अंतर्गत आएंगे। ये लैंगिक भाग में, लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, जबकि पुमुंग और जायांग दोनों आवश्यक चक्र है, ये लैंगिक जनन में भाग लेंगे। नोट कर लिया? ये नाम भी याद रखने हैं आपको। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है? और दलपुंज को, पुंज का मतलब है पूरा समूह आ गया है, ठीक है? एक इनकी इकाई भी होती है, उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। पूरे समूह को हम कैलिक्स बोलेंगे,
और इसको बोलेंगे कोरोला, और इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, और इसको बोलेंगे गायनोसियम। आवाज नहीं भाई। ये है पुष्प की संरचना। बनाना है पर पहले समझ लो, ठीक है। इधर देखो, ये वाला जो भाग है, ये बाहर सबसे पहले आप अगर पुष्प को देखोगे तो सबसे नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां नजर आती हैं। स्टार्टिंग से नीचे से स्टार्ट करेंगे तो नीचे नीचे आपको नीचे वाले भाग में ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां नजर आती हैं। उनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। एक से ज़्यादा होती है। अगर 5 पत्तियों वाला पुष्प है तो ग्रीन कलर की पत्तियां भी 5 होगी, ठीक है। तो उन छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियों को बोलते हैं बाह्य दल। अगर एक पत्ती है तो उसको बोलेंगे बाह्य दल। अगर एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो हम उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। तो ये है बाह्य दल पुंज। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब जब ग्रीन कलर की पत्तियां समाप्त हो जाती है तो ऊपर की साइड देखते हैं तो आपको कलर पत्तियां नजर आएंगी, जैसे रेड कलर की, येलो कलर की। जिस कलर का फ्लावर होगा उसी कलर की आपको पत्तियां नजर आएगी, तो उसको बोलेंगे अपन दल। एक पत्ती होगी तो उसको बोलेंगे दल। अगर एक से ज़्यादा हैं तो दलपुंज। तो ये है दलपुंज। इकाई की बात कर रहे हैं, अभी चलेगी यहाँ पर बात। जैसे कि ये दलपुंज को तो आप बोल रहे हो कोरोला, ठीक है। तो अगर एक दल है तो उसे बोलेंगे पेटल, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं कैलिक्स। तो अगर एक बाह्य दल है तो उसको बोलेंगे सेपल, एक इकाई। मतलब अगर पूछा जाए कि दलपुंज की इकाई क्या है तो पेटल, सॉरी हाँ, दलपुंज की इकाई पेटल और बाह्य दलपुंज की इकाई क्या है, सेपल, ठीक है। इसके बाद चलें, ये तो हो गए सहायक चक्र जो सिर्फ भाग लेंगे, मदद करेंगे। ये क्या काम करते हैं, ये सुरक्षा का कार्य करेंगे। बाह्य दलपुंज क्या काम करेंगे,
सुरक्षा का कार्य करेंगे। और दलपुंज क्या काम करेंगे? परागण की क्रिया में मदद करते हैं, मतलब कीटों को आकर्षित करेंगे। परागण की क्रिया जैसे निषेचन की क्रिया जब होगी तो परागकण एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे, तो उसमें कीटों को आकर्षित करते हैं। ये कीट क्या करते हैं? फलों का रस चूसते हैं, तो रंगीन पत्तियां क्या करती हैं? उनको आकर्षित करेगी, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो सके। मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगर बीच में, अगर ऐसे बातें करोगे तो। अभी तो बताया है और अभी भूल गए। इधर ध्यान दो, मतलब टॉपर की ये कंडीशन है यहाँ। इधर देखो, ये बाह्य दल करेंगे सुरक्षा प्रदान और दलपुंज क्या करेंगे? आकर्षण का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सहायता करेंगे, तो इसलिए सहायक चक्र में पढ़ रहे हैं। उसके बाद इधर देखिए, ये वाला भाग ये कहलाता है पुमंग पूरा। अब पुमंग की इकाई को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। ऐसे एक, ये तो मैंने एक बनाया है, ऐसे 4-5 होते हैं, मतलब इस तरह के ये पूरों को मिला के पुमंग बोल रहे हैं अपन। ये 4-5 जितने भी पुंकेसर है सबको कंप्लीट रूप से मिला के हम क्या बोल रहे हैं? पुमंग। अगर एक की बात करें तो एक को बोलेंगे पुंकेसर। भाई ये टर्म है ना, कंफ्यूज करेगी, क्योंकि अगर आपसे पूछा गया पुमंग और आप बता रहे हो पुंकेसर तो वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी नहीं करूँगी, इसलिए एक बार बताऊँगी, ध्यान से देख लो। और बातें करोगे तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तो इधर लिख लो पुंकेसर। स्टेमन, ठीक है। उसके बाद किसका? नर भाग है ना, परागकणों का निर्माण करेगा, मतलब नरयुग्मक का निर्माण इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, ये पूरा यहाँ तक का, यह क्या कहलाएगा? जायांग। क्या कहलाएगा? जायांग पूरे कंप्लीट को बोल रहे हैं अपन, जिसमें वृत्तिकाग्र भी आ गया, वृत्तिका भी आ गई और अंडाशय भी आ गया। सबको मिला के अपन ने क्या बोला? जायांग। और वैसे इसकी इकाई को क्या होगी? अंडाशय। इसका मेन भाग क्या है? अंडाशय, जिसके अंदर अंड कोशिका का निर्माण होगा, तो इसका मेन भाग होगा अंडाशय। स्त्री केसर लिख लो, मतलब इस तरह से आपको ये कहने का मतलब है कि इस तरह की जो संरचना एक से ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो एक से ज़्यादा है तो कंप्लीट रूप को हम जायांग बोल रहे हैं, और एक संरचना आपको दिख रही है ऐसे यहाँ तक, उसको स्त्री केसर बोलेंगे। पुंकेसर और इधर स्त्री केसर, पिस्टिल। इसका कार्य अंड कोशिका का निर्माण, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण इसके अंदर होगा। तो ये तो मेन भाग है, पुमुंग और जायांग, जो लैंगिक क्रिया में भाग लेंगे। द्विलिंगी पादप में दोनों मौजूद होंगे। जैसे गुड़हल की बात की मैंने, तो गुड़हल द्विलिंगी है। हाँ, ये द्विलिंगी बनाया है मैंने, ठीक है। तो गुड़हल में दोनों लिंग उपस्थित होंगे, द्विलिंगी पादप। लेकिन बहुत सारे पादप एक लिंगी भी होते हैं, जिनमें ओनली या तो जायांग होगा या ओनली पुंकेसर पाया जाएगा। ये पुमंग में वो परागकण का निर्माण होता है, तो परागकण फिर जाते हैं ना, बच्चों को ले जाते हैं ना। हाँ, कीट आते हैं जो उनको ले जाते हैं, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। क्रिया परागण है, और ये जो स्थानांतरित होते हैं वो परागकण हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको नोट करो पहले। हाँ, वो उसके प्रकार है। तो स्वपरागण अच्छा है, तुम्हें नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पहले आ चुका है। चलो, पढ़ के आना, नोट करो।
आवाज़ नहीं। एक नाम और चुना होगा आपने, सपत्र और सपत्रिका। वैसे तो यहाँ नहीं है, ये बीएससी वगैरह में काम आएगा आपके, अभी 12th की बुक में तो नहीं देखा मैंने। सपत्र सपत्रिका इसके नीचे होते हैं, ठीक है ना। बाह्य दल है ना, तो बहुत सारे पौधों में आपने बहुत सारे फूलों में देखा होगा कि एक से ज़्यादा ग्रीन कलर की पत्तियाँ चक्र के रूप में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो वही वाली सबसे स्टार्टिंग, सबसे पहले सपत्र पाए जाएंगे, सपत्रिका, उसके बाद बाह्य दल, उसके बाद दल, उसके बाद ये। अंडाशय भी नहीं, नहीं लिखो अंडाशय, अंडाशय अलग है। अंडाशय स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर के अंदर आएगा ये व्रतिकाग्र, व्रतिका और अंडाशय है ना, ठीक है। व्रतिकाग्र ऊपर वाला मैं बता दूंगी जब आएगा, ठीक है ना। ऐसे बीच बीच में पूछोगे और मैं बता भी दूंगी तो भी वापस आप भूल जाओगे, जब लिखा देंगे ना तब सब समझ में आएगा। हो गया, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुमंग, पुमंग डाल लो, एंड्रोसियम, रुक जाओ, बस बातें मत करो। पुमंग, एंड्रोसियम, लड़कियों से ज़्यादा बातें करते हो भाई तुम लोग।
इसके आगे लिख लो इकाई डाल के। लिखो इसके अंदर। लिख लिया? लिखो इसके अंदर पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर को 3 भागों में, पुंकेसर की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग लिख लेना आप। परागकोश, योजी, पुतंतु। परागकोश, योजी और पुतंतु। तो हम पुंकेसर की संरचना देखेंगे। दो पालियों में विभक्त होता है परागकोश, ठीक है। तो ये वाले जो भाग है ये तो कहलाएगा परागकोश, और ये जो दोनों परागकोश को आपस में जोड़े हुए हैं इस भाग को हम बोलते हैं योजी, और जिस तंतु से जुड़ा हुआ है उसे अपन बोलते हैं पुतंतु। बना लो ये। फिर बायोलॉजी क्यों? वैसे पढ़ने में इजी लगती है, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे सारी एक साथ पढ़ते हैं ना, तो इसलिए साथ के साथ पढ़ते जाना तो लोड नहीं पड़ेगा। लिख लिया? आगे लिखो। भाई क्लास में क्लास के तरीके से बैठा करो, मस्ती मत किया करो। लिखो। परागकोश, एंथर। परागकोश पहले लिखो, परागकोश इसमें लिखो। परागकोश 2 पालियों में विभक्त होता है।
ये दो पालियां आगे जाके चार प्रकोष्ठों में विभक्त हो जाता है। चार प्रकोष्ठ, चार प्रकोष्ठ में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इधर देखिए, ये समझ लीजिए, जैसे ये मैंने पराकोष बनाए, दो पालियां हैं, तो ये दो, प्रत्येक पाली एक कोष्ठ में विभक्त होती है, मतलब दो कोष्ठ इसमें पाए जाएंगे और दो कोष्ठ इसमें पाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर दो पराकोषों में कितने, दो पालियों में मतलब चार प्रकोष्ठ होते हैं। मतलब एक पराकोष की बात कर रहे हैं, एक पराकोष दो पालियों में विभक्त होता है और दो पालियां चार प्रकोष्ठों में विभक्त होती है, और इन प्रकोष्ठों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। तो लिख लो, इन प्रकोष्ठों में, नहीं बनाना, आगे आएगा इसका डिटेल। हाँ, दो पालियां चार प्रकोष्ठों में विभक्त होती है। इन प्रकोष्ठों में परागकण का निर्माण, परागकणों का निर्माण होता है। ये इसको आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सेकंड में लिख लो अभी तो योजी। योजी का कार्य, योजी कनेक्टिव, ठीक है ना, कनेक्टिव, दोनों को जोड़ना वाला, ठीक है, योजी। रुक जाओ, योजी डाल लिया, अब आगे लिखो, ठीक है ना। योजी का कार्य परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का है। योजी का कार्य परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का है। है ना, कैसे भी लिख सकते हो कि योजी का कार्य परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का है, या फिर दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य योजी करता है। ठीक है, उसके बाद लिखो पुतंतु। हाँ, आगे लिखो, परागकोश से जुड़ा हुआ एक, लिखो परागकोश से फिलामेंट। अच्छा, इंग्लिश टर्म भी लिखा दूंगी, पर मैं जहाँ जरूरी हो रहा है ना वहाँ लिखा रही हूँ। परागकोश से परागकोश से एक तंतु निकलता है, ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखा रही हूँ अभी। परागकोश से एक तंतु निकलता है, उसे पुतंतु कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ाया है उसे एक बार देख लो, आज का मैटर है ना। अपन कल पढ़ेंगे ये जो परागकोश की जो संरचना है ना, किस तरह से इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है, उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कल, और कल फूल भी ले आना मिल जाए तो, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।